नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज बात करेंगे अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी पर। ये आपको क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का देखने को मिलता है। इसकी थ्योरेटिकल क्लास पहले ही पढ़ चुकी है, ये एमसीक्यू क्लास है, तो वीडियो को ज़रूर तक देखेंगे और आशा है आपको समझ आएगी। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आर्थोपेडिक रूप से बिगड़ा बच्चों को डैश होने की संभावना है। आर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन लाइकली टू हैव। आर्थोपेडिक रूप से बिगड़ा बच्चों के होने की संभावना है। पोलियोमाइलाइटिस, डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। दोस्तों अगर इसमें बात करें आपके डिस्थीमिया की, डिसकैल्कुलिया की, डिसलेक्सिया की, तो इसका मतलब आप जानते होंगे। डिसकैल्कुलिया की अगर बात करें तो दोस्तों ये आपका मैथ से संबंधित होता है, जिसमें बच्चे को मैथ में जोड़ घटाया गुणा भाग करने में समस्या उत्पन्न होती है, तो वो बच्चा डिसकैल्कुलिया से ग्रसित होता है। डिसलेक्सिया की बात करें तो दोस्तों बच्चा पठन विकार से पीड़ित होता है, तो उसे डिसलेक्सिया बोला जाता है। और आर्थोपेडिक रूप से बिगड़ा बच्चा होने की संभावना है, तो आपका ये ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, पोलियोमाइलाइटिस। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता: मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अवधान न्यूनता, हाइपर विकार या ऑटिज्म। दोस्तों अगर इसकी बात करें, ये अभी हमने आपको बताया था कि बच्चा लिखने में समस्या उत्पन्न होती है बच्चे को, तो ये एक तरह का विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है क्या? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? ये एक तरह का विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रचनात्मकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रचनात्मकता: बुद्धिमान बच्चे रचनात्मकता हो सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत सही नहीं है। वे व्यक्तिगत संबंधों में बहुत सामाजिक हैं। इसके आपके 2 ऑप्शन हैं। रचनात्मकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है वो पूछा है। बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक हो सकते हैं, सही बात है, लेकिन इसके विपरीत सही नहीं है। वे व्यक्तिगत संबंधों में बहुत सामाजिक होते हैं, ये बात सही नहीं है। तो यही सही होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सबके व्यवहार को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग हिज हर बिहेवियर, उसके ग्रेड में सुधार करना, इम्प्रूव हिज हर ग्रेड्स, उसके कौशल को बढ़ाना, इन्हेंसिंग हिज हर स्किल्स, उसकी पीड़ा को कम करना, रिड्यूसिंग हिज हर सफरिंग। तो अलग बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, तो दोस्तों बच्चे को व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उसके ग्रेड में सुधार करना, ये भी कोई सही बात नहीं। उसके कौशल को बढ़ाना, इनहेंसिंग हिज हर स्किल्स। दोस्तों एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें इस स्किल पर ध्यान देने के लिए बोला गया है। तो एक अलग बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है कि उसके स्किल को बढ़ावा दिया जाए, जिससे वो अपने जीवन में कामयाब हो सके। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। को उपहार दिए जाने का संकेत नहीं माना जाता है। डैश है को उपहार: अव्यक्त में नवीनता,
नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, जिज्ञासा, रचनात्मक विचार, दूसरों से लड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, को उपहार दिए जाने का संकेत नहीं माना है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये आपको उपहार देना माना जा सकता है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ये भी आपका सही। रचनात्मक विचार, ये भी सही। दूसरों से लड़ना, ये आपका कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं, ये आपका नेगेटिव है, तो ये जो गलत है वही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विकलांगता का एक कारण बन सकता है? संस्कृत भिन्नता, प्रसव पूर्व दबाव का उपयोग, शिक्षक की योग्यता, साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता। अगर इसकी बात करें तो अधिगम विकलांगता का एक कारण बन सकता है। तो दोस्तों, संस्कृत भिन्नता ये अधिगम विकलांगता का कोई कारण नहीं है। शिक्षक की योग्यता ये भी कोई अधिगम विकलांगता का कारण नहीं। साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता ये भी कोई अधिगम विकलांगता का उदाहरण नहीं। हाँ, प्रसव पूर्व दबाव का उपयोग ये एक अधिगम विकलांगता का उदाहरण हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर आपके, स्वालीनता में शामिल है, ऑटिज्म इंक्लूड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्वालीनता में शामिल है दृष्टिहीनता, अत्यधिक सक्रियता, शारीरिक विकास में परेशानी, दूसरों से संबंधित होने में असमर्थता। अगर इसकी बात करें तो स्वालीनता, ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म होता है दूसरे से संबंधित होने में असमर्थता। इसको स्वालीनता भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे ऑटिज्म कहते हैं। ये हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आता है। दूसरों से संबंधित होने में असमर्थता, इनेबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दृष्टिहीनता भी नहीं होगा। अत्यधिक सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, ये भी नहीं होगा। ये तो आपके हाइपर एक्टिविटी जो होता है एडीएचडी से ग्रसित बच्चे, एडीएचडी से ग्रसित बच्चे ये हाइपर एक्टिविटी करते हैं, तो एडीएचडी में आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेसिया या डिस्प्रैक्सिया। अगर इसकी बात की जाए तो मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है डिसकैल्कुलिया की अगर बात की जाए तो दोस्तों डिसकैल्कुलिया की बात की जाए तो ये तो मैथ में आता है, ये मोटर कौशल में नहीं आएगा। डिसलेक्सिया की बात की जाए तो ये दोस्तों पठन विकार में आता है, रीडिंग में आता है। और डिस्प्रैक्सिया ये दोस्तों आपका मोटर कौशल में आता है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया, यानी कि निष्क्रिय, हिंदी में दुष्क्रिय बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके, निम्नलिखित में से कौन सा नए शिक्षार्थियों के मध्य अध्ययन में मुश्किल का एक लक्षण नहीं है? अक्षरों और शब्दों को पहचानने में परेशानी, पढ़ने की गति और लयबद्धता में परेशानी, शब्दों और विचारों को समझने में परेशानी, शब्द नियमितता। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो अक्षरों और शब्दों को पहचानने में परेशानी ये आपका एक मुश्किल लक्षण नहीं है। पढ़ने की गति और लयबद्धता में परेशानी ये भी नहीं है। शब्दों और विचारों को समझने में परेशानी, ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शब्द नियमितता ये भी नहीं होगा, ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है अधिगम्य असमर्थता, लर्निंग डिसेबिलिटी,
अधिगम्य कठिनाई, अधिगम्य समस्या या अधिगम्य असुविधा के कारण। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। अधिगम्य कठिनाई, लर्निंग डिफिकल्टी, ये भी नहीं होगा। अधिगम्य समस्या, लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग डिसएडवांटेज, लर्निंग अधिगम्य असुविधा, ये भी नहीं होगा। दोस्तों बच्चे को अगर पढ़ने में कोई गलतियां मिलती हैं, जैसे वो सा है, सा को बाज पढ़ रहा है या बाज को सा लिख रहा है, दर्पण विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो इसे दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। और लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसा होता है जो कि हमेशा नहीं रहता है, एक समय के बाद ये स्वतः ही सही हो जाता है। तो अधिगम्य असक्ता कहलाती है, लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती हैं ऐसी परेशानियाँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सपोर्ट करते रहें।